जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव। दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है। और दोस्तों, सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों, आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सिकंदर के बाद पोरस के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद दोस्तों मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। चूँकि कल पोरस के बारे में हम लोग कुछ बातें तो पढ़े थे, लेकिन कुछ बातें ऐसी थीं, उनकी जानकारी ऐसी थी जो छूट गया था, जो आज के चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे। लेकिन दोस्तों आइए, हर दिन की तरह आज भी कल जो हमने आप लोगों को बताया था यानी कि पढ़ाया था, सबसे पहले इसको रिवीजन करते हैं। उसके बाद आज के चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों आइए, सबसे पहले कल के चैप्टर को हम लोग रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों आइए कल के चैप्टर को रिवीजन करते हैं। और कल का चैप्टर था दोस्तों सिकंदर के बारे में। और सिकंदर के बारे में सबसे पहले प्रश्न इसमें आया था, मौर्य वंश से पहले भारत पर कितने विदेशी आक्रमण हुए थे। तो दोस्तों मौर्य वंश से पहले भारत पर 2 विदेशी आक्रमण हुए थे। पहला विदेशी आक्रमण ईरान के द्वारा किया गया था। और दोस्तों ईरान का पुराना नाम था फारस। फिर हमने आपको बताया था कि हखमनी वंश के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों इसका उत्तर था, हखमनी वंश के संस्थापक साइरस द्वितीय थे। और साइरस द्वितीय ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया था। फिर अगला प्रश्न आया था, पहला सफल विदेशी आक्रमण किसने किया था। तो दोस्तों पहला सफल विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी वंश के शासक डेरियस प्रथम के द्वारा किया गया था। पहला सफल विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी वंश के शासक डेरियस प्रथम के द्वारा किया जा रहा है। और दोस्तों फिर अगला प्रश्न आया, डेरियस प्रथम ने गांधार और कंबोज को हराकर कब अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो दोस्तों इसका उत्तर बना था, डेरियस प्रथम ने गांधार और कंबोज को 516 ईसा पूर्व में, ध्यान देंगे 516 ईसा पूर्व में हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। फिर अगला प्रश्न बना था, हखमनी वंश का अंत किसने किया था। तो दोस्तों हखमनी वंश का अंत सिकंदर ने कर दिया था। और हखमनी वंश के शासक शाह द्वारा की बेटी रुखसाना से सिकंदर ने शादी कर लिया था। फिर अगला प्रश्न बना, भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमणकारी कौन था। दोस्तों हमने बताया था, भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर था। कौन था? सिकंदर था। ये कहाँ का रहने वाला था दोस्तों? तो यूनान का। पहला आक्रमण कहाँ से हो रहा है? ईरानियों के द्वारा हो रहा था। ईरान के द्वारा पहला आक्रमण हो रहा है। और दूसरा विदेशी आक्रमण कौन है जो कर रहे हैं? दोस्तों यूनान के द्वारा हो रहा है। और पहला आक्रमणकारी कौन था? सिकंदर था। फिर अगला प्रश्न बना, दूसरा विदेशी आक्रमण कहाँ से था, यानी कहाँ का था। तो दोस्तों इसका उत्तर बना, दूसरा विदेशी आक्रमण यूनान का था, जिसे मकदूनिया भी कहा जाता है। यूनान को मकदूनिया भी कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न बना था, सिकंदर कहाँ का रहने वाला था। तो दोस्तों सिकंदर विदेशी आक्रमणकारी था। कहाँ का रहने वाला था? तो दोस्तों विदेश का रहने वाला था। और इस तरह से कह सकते हैं कि सिकंदर विदेशी आक्रमणकारी था। फिर अगला प्रश्न बना, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण कहाँ का था। तो दोस्तों भारत पर पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों का था, जो कि मैं पहले ही आपको बताया कि भारत पर पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों का था। और भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण यूनानियों का था। फिर अगला प्रश्न बना, भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण कहाँ का था। तो दोस्तों उत्तर बना, भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण ग्रीक यूनानियों का था। फिर इंडो ग्रीक ने आक्रमण किया। फिर हुण के द्वारा आक्रमण किया गया, यानी कि हुणों के द्वारा आक्रमण किया गया। फिर 712 में पहला मुस्लिम सफल आक्रमण हुआ, जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था, जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। और यह एक अरबी मुस्लिम आक्रमणकारी थे। फिर अगला प्रश्न बना, सिकंदर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो दोस्तों सिकंदर का जन्म
356 ईसा पूर्व में मेसोडोनिया नामक स्थान पे हुआ था। कहाँ पर? मेसोडोनिया नामक स्थान पे हुआ था। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व मेसोडोनिया नामक इलाके में हुआ था या स्थान पे हुआ था। फिर अगला प्रश्न, सिकंदर को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसको सही कर लेंगे, गलत हो गया है। सिकंदर को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सिकंदर को अलेक्जेंडर तृतीय के नाम से जाना जाता। किस नाम से? अलेक्जेंडर तृतीय के नाम से जाना जाता। किसको? सिकंदर को। फिर अगला प्रश्न बना, सिकंदर के पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। क्या नाम था? फिलिप। फिर अगला प्रश्न बना, सिकंदर के माता का क्या नाम था? तो दोस्तों सिकंदर के माता का नाम ओलंपिया था और ओलंपिया ने अपने पति फिलिप को जहर दे करके मार डाला था। ध्यान दीजिएगा, सिकंदर के माता ओलंपिया ने अपने पति फिलिप को जहर दे करके मार डाला था। फिर अगला प्रश्न बना, सिकंदर के पत्नी का क्या नाम था? तो दोस्तों सिकंदर के पत्नी का नाम रुखसाना था और जिसे रुखसोना भी कहा जाता था। फिर अगला प्रश्न बना, सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? तो दोस्तों सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। क्या नाम था? अरस्तु था। फिर अगला प्रश्न बना, सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था सिकंदर के घोड़े का नाम बुसेसेल्फ था। फिर अगला प्रश्न बना, सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया? तो दोस्तों सिकंदर भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। कब? 326 ईसा पूर्व में किया था। और जिस समय सिकंदर भारत आया उस समय किसका शासन था? तो दोस्तों जिस समय सिकंदर भारत आया उस समय भारत पर घनानंद का शासन चल रहा था। फिर अगला प्रश्न बना, सिकंदर के कितने सेनापति थे? तो दोस्तों आप सबको पता है सिकंदर के 2 सेनापति थे। पहला सेल्यूकस निकेटर और दूसरा निरियाकस। फिर अगला प्रश्न बना था कि सेल्यूकस निकेटर और निरियाकस क्या देखते थे? तो दोस्तों सेल्यूकस निकेटर आर्मी को देखते थे, यानी थल सेना कह सकते हैं उसको देखते थे, स्थल सेना कह सकते हैं उसको देखते थे, आर्मी बोल सकते हैं, तीनों चीज़ बोल सकते हैं। फिर निरियाकस नेवी को देखते थे, यानी जल सेना को देखते थे। फिर अगला प्रश्न बना, हाइडे स्पीड या वितस्ता का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो दोस्तों हाइडे स्पीड या वितस्ता का युद्ध पंजाब के शासक पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था और ये युद्ध झेलम नदी के तट पे हुआ था। और ये प्रश्न यहाँ और भी बन सकता है कि हाइडे स्पीड या वितस्ता का युद्ध किसे कहते हैं? तो दोस्तों उत्तर देंगे, पंजाब के शासक पोरस और सिकंदर के बीच झेलम नदी पर जो युद्ध हुआ था उस युद्ध को हाइडे स्पीड या वितस्ता का युद्ध कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न बना, सिकंदर का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर था। और अगला प्रश्न बना, सिकंदर पिता के मृत्यु के लगभग कितने समय में गद्दी पर बैठे? तो दोस्तों जब पिता की मृत्यु हो गई थी सिकंदर की, उसके बाद 20 साल का जब उम्र हो गया था सिकंदर का, तो वो गद्दी पर बैठा था। फिर अगला प्रश्न बना, सिकंदर ने जब भारत के पश्चिम उत्तर से आक्रमण किया तो उस समय तक्षशिला के राजा आम्भिक ने क्या किया? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था, सिकंदर ने जब भारत के पश्चिम उत्तर से आक्रमण किया तो उस समय तक्षशिला के राजा आम्भिक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लिया, यानी कि सिकंदर के साथ तक्षशिला के राजा आम्भिक ने युद्ध नहीं किया, अपने आप को समर्पित कर दिया और इस तरह अधीनता स्वीकार कर लिया। किसका? सिकंदर का। फिर अगला प्रश्न बना, आम्भिक के अधीनता स्वीकार करने के बाद सिकंदर किसके ऊपर आक्रमण किया? तो दोस्तों आम्भिक के अधीनता स्वीकार करने के बाद सिकंदर राजा पोरस पर आक्रमण कर दिया था और राजा पोरस को हरा दिया। सिकंदर ने राजा पोरस के बहादुरी को देखते हुए उसका राज लौटा दिया था। राजा पोरस बहुत बहादुरी के साथ लड़े थे सिकंदर के साथ में और इस तरह से सिकंदर खुश होकर के राजा पोरस को कोई सज़ा नहीं दिया, कोई दंड नहीं दिया और उसके राज को वापस लौटा दिया था। तो दोस्तों इस प्रकार कल का जो चैप्टर था सिकंदर, उसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी पुनः ले लिए, यानी कि रिवीजन कर लिए। और अब आइए आज के चैप्टर को पढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों आइए आज के चैप्टर का प्रारंभ करते हैं।
तो दोस्तों कल हम लोगों ने पढ़ा था पोरस के बारे में, लेकिन कुछ प्रश्न छूट गए थे जो कि आज के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं पोरस के बारे में। पोरस कहाँ के राजा थे? तो दोस्तों पोरस झेलम तथा चिनाव के बीच के मध्यवर्ती क्षेत्र के राजा थे। प्रश्न आएगा पोरस कहाँ के राजा थे? आप उत्तर देंगे पोरस झेलम तथा चिनाव के बीच मध्यवर्ती क्षेत्र के राजा थे। फिर अगला प्रश्न आएगा सिकंदर के थल सेना प्रमुख का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका उत्तर है सिकंदर के थल सेना प्रमुख का नाम सेलुकस निकेटर था। क्या नाम था? सेलुकस निकेटर था। प्रश्न आया पोरस कहाँ के राजा थे? तो दोस्तों पोरस झेलम तथा चिनाव के बीच के मध्यवर्ती क्षेत्र के राजा थे। और अगला प्रश्न आया सिकंदर के थल सेना प्रमुख का क्या नाम? तो दोस्तों उत्तर देंगे सिकंदर के थल सेना प्रमुख का नाम सेलुकस निकेटर था। फिर अगला प्रश्न आया सिकंदर के जल सेना प्रमुख का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका उत्तर देंगे सिकंदर के जल सेना प्रमुख का नाम निर्याकस था। क्या था? निर्याकस। सिकंदर के थल सेना प्रमुख का नाम सेलुकस निकेटर था। और दोस्तों सिकंदर के जल सेना प्रमुख का नाम निर्याकस था। फिर अगला प्रश्न बना सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार किया कि नहीं किया? तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार नहीं किया था, और उसका कारण भी मैंने पहले बताया था कि सिकंदर की सेना 6-7 साल से लगातार युद्ध लड़ रही थी और बहुत ही हार गई थी, थक गई थी। और दूसरी बात ये कि ब्यास नदी में बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आया हुआ था और उसको पार करना बहुत मुश्किल था। तो दो कारण था, पहले कि सिकंदर की सेना बहुत हार गई थी, थक गई थी कई सालों से लगातार लड़ाई करते करते, और सामने इतना बड़ा नदी और उसमें बहुत बड़ा उस समय बाढ़ आई हुई थी, जिसके कारण सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार नहीं किया और वापस चली गई। तो प्रश्न आएगा सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार किया था कि नहीं? तो आप उत्तर देंगे सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार नहीं किया था। फिर अगला प्रश्न आया सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो दोस्तों सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में, ध्यान दीजिएगा 323 ईसा पूर्व में इराक के शहर बेबीलोन में 33 वर्ष की अल्पायु में हो गई थी। सिकंदर की मृत्यु कब हुई और कहाँ हुई? तो आप उत्तर देंगे सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में इराक के शहर बेबीलोन में 33 वर्ष की अल्प आयु में हो गई थी। फिर अगला प्रश्न आया सिकंदर और सिकंदर के घोड़े को कहाँ दफनाया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर देंगे सिकंदर के मृत्यु के पश्चात उसके घोड़े की भी मृत्यु हो गई थी और दोनों को शव को बेबीलोन में दफनाया गया था। कहाँ? बेबीलोन में। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आपको बताया कि पोरस झेलम तथा चिनाव के बीच के मध्यवर्ती क्षेत्र के राजा थे। यानी पोरस झेलम तथा चिनाव के बीच के मध्यवर्ती क्षेत्र के राजा थे और सिकंदर के थल सेना प्रमुख का नाम सेलुकस निकेटर था और सिकंदर के जल सेना का नाम निर्याकस था। और दोस्तों फिर मैंने आपको बताया कि सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार नहीं कर पाई थी, जिसका कारण था सिकंदर की सेना कई सालों से लगातार युद्ध लड़ रही थी और इस तरह उन लोग बहुत ही थक गए थे, हार गए थे। और जो ब्यास नदी थी उस समय ब्यास नदी में बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आई हुई थी और इन दोनों कारणों से सिकंदर की सेना वापस चली गई और ब्यास नदी को पार नहीं किया। फिर मैंने आपको बताया था सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व इराक के शहर बेबीलोन में हो गया था। और दोस्तों जिस समय सिकंदर की मृत्यु हुई उसका बहुत ही अल्प आयु मृत्यु हो गई थी। उस समय उनकी आयु 33 वर्ष थी, केवल 33 वर्ष आयु थी किसकी? सिकंदर की। फिर हमने आपको बताया सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसकी घोड़े की मृत्यु हो गई और दोनों शव को बेबीलोन में दफना दिया गया। तो दोस्तों इस प्रकार सिकंदर का चैप्टर समाप्त हुआ और इसके बाद आता है मौर्य साम्राज्य। तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य के बारे में अब पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले प्रश्न आ रहा है दोबारा भारत पर आक्रमण करने वाला यूनानी सेनापति का क्या नाम था? दोबारा भारत पर आक्रमण करने वाला यूनानी सेनापति का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा
दोबारा भारत पर आक्रमण करने वाला यूनानी सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने आपको इसके पहले पढ़ाया कि सेल्यूकस निकेटर किसका थल सेना अध्यक्ष था या उसका हेड था? सिकंदर का हेड कह सकते हैं, थल सेना हेड। ध्यान दीजिएगा, सिकंदर के थल सेना का प्रमुख कह सकते हैं। हेड कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। तो यहाँ प्रश्न बन रहा है कि दोबारा भारत पर आक्रमण करने वाला यूनानी सेनापति का क्या नाम था? तो दोस्तों, दोबारा भारत पर आक्रमण करने वाला यूनानी सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। और पहला आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था? सिकंदर था। ध्यान दीजिएगा, सिकंदर था। पहला यूनानी जिसने आक्रमण किया भारत पर वो सिकंदर था। और दोबारा जो आक्रमण कर रहा था यूनानी व्यक्ति, वो सिकंदर का सेनापति था। थल सेना अध्यक्ष कह सकते हैं या थल सेना का हेड कह सकते हैं। वो कौन था? सेल्यूकस निकेटर, जो दोबारा भारत पर आक्रमण कर रहा है। और वह भारत पर आक्रमण करने वाला यूनानी व्यक्ति था जो दूसरा व्यक्ति था। फिर अगला प्रश्न बना, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को 322 ईसा पूर्व में, ध्यान दीजिएगा, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को 322 ईसा पूर्व में पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। और ये भी ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के सहायता से किसको पराजित किए थे? घनानंद को पराजित किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के सहयोग से धनानंद को पराजित किए थे। फिर अगला प्रश्न आया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे शादी किया था? तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह कर लिया था। ध्यान दीजिएगा, जब चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को पराजित कर दिए तो उन्हीं के पुत्री से चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी कर लिया। और धनानंद की पुत्री का क्या नाम था? दुर्धरा। धनानंद की पुत्री का नाम था दुर्धरा। और दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह कर लिया था। फिर अगला प्रश्न बना, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप उत्तर देंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य थे। और फिर समझिए, चाणक्य के सहयोग से ही चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को पराजित किए थे और उनको मार डाला था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत बड़ा राजा बनाया था। इसकी कहानी हमने आपको पहले बता दिया था कि चंद्रगुप्त मौर्य को किस तरह से चाणक्य ने आगे बढ़ाया और चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य बनाया, यानी कि शासक बनाया। तो दोस्तों, इस प्रकार प्रश्न आएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जाहिर सी बात है, जब चाणक्य इतना उनका सहायता किए और उन्हीं के कारण वो राजा बने, तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या किए? प्रधानमंत्री किसको बना दिए? चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बना दिए। तो दोस्तों, प्रश्न आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप उत्तर देंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य थे। फिर अगला प्रश्न आया, मौर्य वंश की जानकारी किस स्रोतों से मिलती है? तो आप उत्तर देंगे, मौर्य वंश की जानकारी साहित्यिक स्रोतों से मिलती है, जिसमें अर्थशास्त्र आएगा, जिसको चाणक्य द्वारा लिखा गया था। फिर इंडिका आएगा, जिसे मेगास्थनीज ने लिखा था। फिर मुद्रा राक्षस आएगा, जिसे विशाखदत्त ने लिखा था। उसके बाद दोस्तों, जैन और बौद्ध ग्रंथों से भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अब अगला है कि पुरातात्विक स्रोत से भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, जिसमें अशोक के अभिलेख हैं। पुरातात्विक स्रोत में अशोक के अभिलेख हैं, जूनागढ़ का अभिलेख है और रुद्रदामन का अभिलेख है। यानी कि पुरातात्विक स्रोत में अशोक के अभिलेख से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। फिर जो पुरातात्विक स्रोत का अगला स्रोत है, जूनागढ़ का अभिलेख है, इससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और अगला रुद्रदामन का अभिलेख है, इससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। यानी कि पुरातात्विक स्रोत में दोस्तों अशोक के अभिलेख से, जूनागढ़ का अभिलेख है उससे, और रुद्रदामन के अभिलेख से, यानी तीनों अभिलेखों से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। फिर अगला प्रश्न आया, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक किया गया? तो दोस्तों ध्यान देंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य का विस्तार
पूर्व में बंगाल से लेकर के उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तथा पश्चिम में अरब सागर तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। दोस्तों कह सकते हैं पूरे भारत पर लगभग चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा विस्तार कर लिया गया था, यानी साम्राज्य अपना बढ़ा लिया गया था। तो दोस्तों प्रश्न आएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक कर लिया गया? तो उत्तर देंगे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य का विस्तार पूर्व में बंगाल से लेकर के उत्तर में हिंदू कुश पर्वत तथा पश्चिम में अरब सागर तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इस प्रकार से कह सकते हैं लगभग पूरे भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तार हो गया था। फिर अगला प्रश्न बना मौर्य साम्राज्य के कौन कौन से शासक हुए थे? तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य के निम्न शासक थे। पहला चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दोस्तों पढ़ रहे हैं। तो प्रश्न आ रहा है कि मौर्य साम्राज्य में कौन कौन से शासक हुए? तो आप उत्तर देंगे मौर्य साम्राज्य में निम्नलिखित शासक हुए, जिसमें पहला चंद्रगुप्त मौर्य हैं, दूसरा बिंदुसार हैं, फिर उसके बाद अशोक आता है, फिर दशरथ मौर्य आते हैं, फिर संप्रति आते हैं, उसके बाद शालिशुक आते हैं, फिर उसके बाद देववर्मन आते हैं दोस्तों, फिर शतधन्वन आते हैं, उसके बाद बृहद्रथ आते हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें मैंने बस इतना ही लिखकर बताने का प्रयास किया है कि इस तरह से 9 प्रकार के शासक आए जो मौर्य साम्राज्य पर अपना शासन किए, लेकिन सबको नहीं पढ़ाना है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, बिंदुसार हो गए, फिर अशोक हो गए, उसके बाद दोस्तों लास्ट में बृहद्रथ को पढ़ाया जाएगा। केवल 4 शासकों के बारे में हमें आपको पढ़ाना है, जहां से कि प्रश्न बनता है एग्जाम के लिए। लेकिन आप इतना जरूर ध्यान देंगे कि 9 शासक आ रहे हैं। पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, तीसरा अशोक, चौथा दशरथ मौर्य, पांचवा संप्रति, छठा शालिशुक, सातवां देववर्मन, आठवां शतधन्वन और 9वां बृहद्रथ। लेकिन पढ़ना होगा केवल 4 शासकों के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना होगा, बिंदुसार के बारे में पढ़ना है, अशोक के बारे में पढ़ना और दोस्त लास्ट में बृहद्रथ के बारे में पढ़ना है। फिर अगला प्रश्न आया मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसका उत्तर बना मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो कि पहले भी बताया जा चुका है और इन्हें भारत का पहला सम्राट माना जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का सबसे पहला सम्राट माना जाता है। तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? उत्तर देंगे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और इन्हें भारत का पहला सम्राट माना जाता है। ध्यान दीजिएगा मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का पहला सम्राट माना जाता है। अगला प्रश्न आया मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? तो दोस्तों उत्तर देंगे मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ थे। अभी आपको मैंने बताया कि मौर्य साम्राज्य के पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया, और लास्ट में मैंने बताया था कि बृहद्रथ ये लास्ट शासक थे जो 9वें नंबर पर आए बृहद्रथ। तो यहाँ पर प्रश्न बना मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? तो दोस्तों आप उत्तर देंगे मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ थे। फिर अगला प्रश्न आया कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को किसने हराया था? तो दोस्तों पहले हम बता चुके हैं कहानी के रूप में नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को 322 बीसी में अर्थात 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। फिर अगला प्रश्न आया कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। फिर अगला प्रश्न बना स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? स्ट्रेबो,
एरियन और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा था। क्या कहा था? सेंट्रोकोटस। प्रश्न आएगा सेंट्रोकोटस किसके द्वारा कहा गया? तो आप उत्तर लिखेंगे सेंट्रोकोटस स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन के द्वारा कहा गया था। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो प्रश्न आ रहा है स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? तो दोस्तों आप उत्तर देंगे स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा था। क्या कहा था? सेंट्रोकोटस कहा था। फिर अगला प्रश्न आया एम्पियानस व प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? तो दोस्तों इसका उत्तर है एम्पियानस व प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंट्रोकोटस कहा था। ध्यान दीजिएगा, ऊपर है सेंट्रोकोटस, नीचे है एंट्रोकोटस, कंफ्यूज मत होइएगा। एम्पियानस और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? तो आप उत्तर देंगे एम्पियानस व प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंट्रोकोटस कहा था। और स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? तो दोस्तों स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा था। एम्पियानस व प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? इसका उत्तर है एम्पियानस व प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंट्रोकोटस कहा था। फिर अगला प्रश्न आया नियार्कस ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? तो दोस्तों नियार्कस ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकॉप्स कहा था। और देखिएगा ध्यान से, ये नियार्कस वही व्यक्ति है जो सिकंदर का जल सेना अध्यक्ष था, या कह सकते हैं सिकंदर का जल सेना का मुखिया था या हेड था, यही नियार्कस है। तो नियार्कस ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? तो उत्तर देंगे नियार्कस ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकॉप्स कहा था। फिर अगला प्रश्न आया विशाख दत्त के द्वारा जो मुद्रा राक्षस की रचना की गई थी उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल का बताया गया था? विशाख दत्त के द्वारा जो मुद्रा राक्षस की रचना की गई थी उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल का बताया गया था? तो दोस्तों विशाख दत्त के द्वारा जो मुद्रा राक्षस की रचना की गई थी उसमें उसको वृषल कुल यानी कि निम्न कुल का बताया गया था। विशाख दत्त के द्वारा जो मुद्रा राक्षस की रचना की गई थी उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को दोस्तों वृषल कुल का यानी वृषल निम्न कुल को कहा जाता था। तो वृषल कुल या निम्न कुल का बताया गया था। और अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न बना वृषल कुल क्या था? तो दोस्तों वृषल एक कबीला था। क्या था? कबीला। पहले कबीला हुआ करते थे। तो दोस्तों वृषल क्या था? तो वृषल एक कबीला था। इस प्रकार दोस्तों आज का चैप्टर समाप्त हुआ, लेकिन आइए एक बार रिविजन करते हैं, उसके बाद दोस्तों चैप्टर को समाप्त करते हैं। तो दोस्तों आज के चैप्टर का सबसे पहला प्रश्न बना था पोरस कहाँ के राजा थे? तो दोस्तों पोरस झेलम तथा चिनाव के बीच मध्यवर्ती क्षेत्र के राजा थे। अगला प्रश्न बना था सिकंदर के थल सेना प्रमुख का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था सिकंदर के थल सेना प्रमुख का नाम सेल्यूकस निकेटर था। क्या था नाम? सेल्यूकस निकेटर था। फिर अगला प्रश्न बना था सिकंदर के जल सेना प्रमुख का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था सिकंदर के जल सेना प्रमुख का नाम नियार्कस था। फिर अगला प्रश्न बना सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार किया था कि नहीं किया था? तो दोस्तों सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार नहीं किया था। इसका कारण मैं आपको बहुत डिटेल्स में पहले बता दिया हूँ। फिर अगला प्रश्न बना सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो दोस्तों सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में इराक के शहर बेबीलोन में 33 वर्ष की अल्प आयु में हो गई थी। फिर अगला प्रश्न बना सिकंदर और सिकंदर के घोड़े को कहाँ दफनाया गया? तो दोस्तों सिकंदर और सिकंदर के घोड़े को उनकी मृत्यु होने के बाद बेबीलोन में दफनाया गया था। यानी सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके घोड़े की मृत्यु हो गई और दोनों के शव को बेबीलोन में दफना दिया गया था। फिर अगला प्रश्न आ रहा है मौर्य साम्राज्य के बारे में कि दोस्तों
दोबारा भारत पर आक्रमण करने वाला यूनानी सेनापति का क्या नाम था? तो दोस्तों दोबारा भारत पर आक्रमण करने वाला यूनानी सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। और सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि वह सिकंदर का सेनापति था। ऊपर ही मैंने आपको बता दिया था, यहाँ देखिए सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था और थल सेना का वो अध्यक्ष था, यानी कि हेड था। फिर अगला प्रश्न आया, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को 322 ईसा पूर्व में पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। फिर अगला प्रश्न बना, चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे शादी किया था? दोस्तों हमने आपको बताया था चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की पुत्री दुर्धरा से शादी कर लिया था। फिर अगला प्रश्न बना, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य थे। फिर अगला प्रश्न, मौर्य वंश की जानकारी किस स्रोतों से मिलती है? तो दोस्तों हमने आपको बताया था मौर्य वंश की जानकारी निम्न स्रोतों से मिलती है। पहला है साहित्यिक स्रोत, जिसमें अर्थशास्त्र आता है और अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य थे। फिर आता है इंडिका, और इंडिका के रचयिता या लेखक मेगास्थनीज थे। और फिर आता है मुद्रा राक्षस, और मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त थे। और उसके बाद दोस्तों जैन और बौद्ध ग्रंथ से भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ये हो गया साहित्यिक स्रोत। उसके बाद आया पुरातात्विक स्रोत। इसमें है दोस्तों अशोक के अभिलेख से पता चलता है, और जूनागढ़ के अभिलेख से पता चलता है, और रुद्रदामन के अभिलेख से पता चलता है मौर्य वंश की जानकारी के बारे में। फिर अगला प्रश्न आया, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ हुआ? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य का विस्तार पूर्व में बंगाल से लेकर के उत्तर पश्चिम में हिंदू कश पर्वत तथा पश्चिम में अरब सागर से लेकर के उत्तर हिमालय से लेकर के दक्षिण में मैसूर तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर अगला प्रश्न आया, मौर्य साम्राज्य के कौन कौन से शासक हुए थे? तो दोस्तों हमने आपको बताया था मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ मौर्य, संप्रति, शालिशुक, देववर्मन, शतधन्वन और नौवां बृहद्रथ थे। लेकिन दोस्तों सबको नहीं पढ़ना है, केवल चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना है, फिर बिंदुसार के बारे में पढ़ना है, फिर अशोक के बारे में पढ़ना है, और अंतिम शासक बृहद्रथ के बारे में पढ़ना है। एक बात और ध्यान देंगे, ये बिंदुसार है, बिंबिसार नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मगध का स्थापना बिंबिसार के द्वारा किया गया था। ध्यान दीजिएगा, मगध का स्थापना बिंबिसार के द्वारा किया गया था और मगध के प्रथम शासक बिंबिसार थे, और यहाँ पर बिंदुसार की बात की जा रही है, कंफ्यूज मत होंगे आप लोग। फिर अगला प्रश्न बना, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, और इन्हें भारत का पहला सम्राट माना जाता है और कहा भी जाता है। फिर अगला प्रश्न बना, मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ थे। फिर अगला प्रश्न बना, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को किसने हराया था? तो इसका प्रश्न बना था, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को 322 बीसी में, यानी कि 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था। फिर अगला प्रश्न बना, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। फिर अगला प्रश्न बना, स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? तो दोस्तों इसका उत्तर बना स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा था। क्या कहा था? सेंट्रोकोटस कहा था। फिर अगला प्रश्न बना, एम्पियानस व प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था एम्पियानस व प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंट्रोकोटस कहा था।
ध्यान देंगे ऊपर सेंट्रोकोटस है और नीचे एंट्रोकोटस है, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। फिर अगला प्रश्न बना, निरयाकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? तो निरयाकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंटोकाप्स कहा था। फिर अगला प्रश्न बना, विशाख दत्त के द्वारा जो मुद्रा राक्षस की रचना की गई है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल का बताया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर है विशाख दत्त के द्वारा जो मुद्रा राक्षस की रचना की गई है उसको विसल यानी निम्न कुल का बताया गया है। फिर अगला प्रश्न बना, विसल क्या था? तो दोस्तों इसका उत्तर विसल एक कबीला था। इस प्रकार दोस्तों आज के चैप्टर को हम लोगों ने दोबारा इसको रिवीजन कर लिया और दोस्तों यहीं पर चैप्टर को हम समाप्त करते हैं और कहेंगे मन लगा के पढ़िए, ध्यान लगा के पढ़िए, मन को एकाग्रचित होकर पढ़िए दोस्तों, और फ्यूचर का बहुत अधिक चिंता मत करिए। यहीं पर मैं अपने क्लास को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।